Can we go out at the end of class? Yeah, sure. Mm, okay. I think everything is good. Have you watched the recording of last session? Huh. Yeah, I did that Yeah. the day before yesterday. Okay, good. So got the clarity about the operators or Yeah. Yeah. okay. Yeah. तो बेसिकली देखो सबसे मेन चीज़ ना वेट्स मैनिपुलेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने में सबसे मेन जो थिंकिंग प्रोसेस होता है ना वो यही होता है. लेट मी राइट इट. मेन थिंकिंग दिख रहा है ना स्क्रीन? इसमें स्क्रीन विजिबल. हाँ. हाँ दिख रहा ओके, एवरीथिंग इज गुड. मेन थिंकिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए हमारी कि बेसिकली थिंक बिट बाय बिट. बस इतना चीज़ याद रखो कि हमें बिट बाय बिट सोचना है. फॉर एग्जांपल अगर हमें पता है ना यूजुअली इंटीजर विल हैव 30 और 31 बिट्स, राइट? वी डिस्कस्ड इट इन द लास्ट हाँ. क्लास. तो अगर ऐसे हूँ। बिट्स है ना फ्रॉम 0 1 2 टिल लेट्स से 31 और समथिंग और 30, है ना? बिकॉज 31st वाला जो बिट है उसको हम अभी के लिए इग्नोर करेंगे. So basically, always whenever you encounter a problem which is related to bits manipulation, तो जो आंसर होगा ना उसको हमेशा ऐसे बिट बाय बिट सोचना पड़ता है. क्योंकि वो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस बिट, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस बिट, हाँ. हमेशा बिट बाय बिट सोचेंगे. समझ रहे हो ना? इस बिट का ओके आंसर क्या होगा वो इंडिपेंडेंट है इस बिट के आंसर से, ठीक है? क्योंकि हमें पता है ना कि जो ऑपरेटर्स हैं वो बिट बाय बिट वर्क करते हैं. तो द पॉइंट इज हाँ. कि यहाँ पे जो भी हो रहा हो उससे इधर का रिलेशन नहीं होगा कुछ. समझ रहे हो ना? तो हम्म बेसिकली इस बिट का हम अलग से सोचेंगे. जैसे कि इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो जब हम लोग जोर कर रहे थे ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स, तो हम लोग क्या कर रहे थे या फिर एंड कर रहे थे या फिर और कर रहे थे मल्टीपल एलिमेंट्स का. लेट्स से अगर हमारे पास ए है जिसमें कुछ बिट्स है, जैसे 5 बिट्स के नंबर्स है हमारे पास, ठीक है? 3 4 5. फिर हमारे पास सी भी है ना? अब अगर हम इन पे कोई ऑपरेटर लगा रहे हैं, लेट्स से कि हम और कर रहे हैं इन सब का, तो और में भी मतलब जो आंसर होगा उसमें इतने ही बिट्स होने वाले हैं, राइट? राइट एंड द पॉइंट इज कि अब इस बिट का अगर तुम्हें आंसर चाहिए ना तो यू जस्ट वांट टू सी दिस दो बिट. लास्ट थ्री दोज थ्री समझ या रहे हो? बेसिकली पोजीशन बाय पोजीशन चलेंगे, हम्म हम्म राइट? तो ये जो बिट है ना इसका आंसर सिर्फ इन्हीं पे डिपेंड करता है. इस बिट को या जो कोई दोज फर्क ही थ्री नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या वैल्यूज है. समझ रहे हो ना? हम्म दैट्स व्हाई हम्म हमेशा हम ये जो थिंकिंग प्रोसेस रखेंगे वो बिट बाय बिट करेंगे. और ये धीरे धीरे क्लियर होगा व्हेन यू विल बी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. ठीक है? तो अभी एकदम से क्लियर भी नहीं होने वाला, धीरे धीरे क्लियर होगा. ठीक है, कूल. तो नाउ टेल मी वन थिंग कि वो जो प्रॉब्लम दैट आई गेव यू वो पढ़ा? हाँ ओ या हाँ. वो एंड सीक्वेंसेस का हम्म. आज का जो हमारा सेशन है वो हम इसी से स्टार्ट करेंगे. ओके. आई होप कि यू हैव read the problem. So let me read it once again. A sequence of yeah, a sequence of n non-negative integers, right, is called good if for all I from 1 to n minus 1 the following condition holds true. The and bitwise and of the prefix is equal to the remaining part of the array, right? Bitwise and of the remaining part of the array. Okay, so अगर ऐसा possible है for every prefix, then we will say the sequence that we have is actually good, right? It's called good. Cool. And where and denotes the bitwise and operation. So we know, right, what is bitwise and operation. पता है हमें, right? या Bitwise and का मतलब क्या होता है कि अगर एटलीस्ट एक भी जीरो हुआ तो आंसर इज वो जीरो फॉर जीरो दैट पर्टिकुलर बिट. ठीक है ना? फॉर दैट पर्टिकुलर बिट. तो अभी मैंने बताया ना बिट बाय बिट सोचना. या हाँ. विद ठीक है? जीरो दैट जीरो या या. सो यू आर गिवन एन array of size n. Find the number of permutation, right, of numbers ranging from 1 to n for which the sequence, which is this, is good. Since this number can be large, output at modulo 10 to the power 9 plus 7. तो क्या ये लाइन सुन के अजीब लगा या फेमिलियर लग रही है लाइन? Since this number can be large, output at modulo something. आई हैव हर्ड Yeah, ऑफ इट we did it before in some problems, like you have to या output the modular or something. आई रिमेम्बर Who said I have heard of it? We Have हाँ we? both did. I mean, why heard of it? You must have used it, we right? did it yeah I'm just remembering now yeah Yeah. Yeah, that's what we used it in some problems before. Yeah, modulo basically हमने if you remember we studied what modular arithmetic, right? तो वो पूरा इसी पे तो बेस्ड था.
इस चीज पे ही तो बेस्ड था, Ah, राइट? those मॉड्यूलर problems. अरिथमेटिक. When Hmm. numbers are can be very large, so we don't actually calculate the exact value. Instead, we calculate what is the answer modulo Module. something. है ना? Use module, yeah. ये कॉम्बिनेट्रिक्स वाले प्रॉब्लम्स तुमने किए होंगे तो हर प्रॉब्लम में तुम्हें ये स्टेटमेंट दिखा होगा, ये वाला. Hmm. Yeah. Yeah, it was there. Hmm. तो पहले तो प्रॉब्लम समझ आया कि नहीं, पहले ये बताओ. So the one part that I didn't understand is that when you're saying like the number of permutations of numbers, what does that mean? हाँ, good. I First tell me, do you have clear idea what do we mean by good sequence? Yeah, only if that condition is true if the yeah. of the bitwise AND operation. Is If the this both only sides one condition or multiple condition? ये multiple conditions लिखे हुए हैं या only one condition लिखा हुआ है? it's multiple conditions, It's multiple. A1 and A2, and then all Yeah. the other combinations also. Good. तो बेसिकली सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हेन अ सीक्वेंस इज गुड, ठीक है. फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ 5 नंबर्स. ठीक Hmm. है. A1 8. wait. Sorry, actually थोड़ा आई एम हैविंग. That's fine. ओके कूल. सो A1 A2 A3 A4 A5 है ना. हाँ. अब ये सीक्वेंस गुड कब होगा? व्हेन The ये A1 कंडीशन फॉलो करेगा. अब ये कंडीशन मल्टीपल कंडीशंस है क्योंकि यहाँ पे आई है, देखो ध्यान से, है ना. Yeah. So for I from 1 to n minus 1, for all these I this condition should be true. So let's say for 1, तो I for I is equal to 1 क्या होगा कंडीशन कि A1 should be equal to the and of the remaining part, है ना. हाँ. So this should be equal to the and of the remaining part. So A2 So A2 and and A3 and A4 and A5. For I is equal to 2 हाँ. कंडीशन बनेगी कि A1 and A2 A1 should and be A2 equal is to equal to A3 and A4 A5. and A5. Yeah. For I is equal to 3 के लिए कंडीशन बनेगी A1 and A2 and A3 will be equal to A4 and A5, and for last I which is 4 उसके लिए कंडीशन बनेगी A1 and A2 and A3 and A4 will be equal to A5. तो अगर ये सारी कंडीशंस फॉलो होती है ना, then we will say कि the sequence is good. Good. हाँ. Exactly. ठीक है. Mm-hmm. सबसे पहले तो लेट्स से कि हमें सिर्फ कोई सीक्वेंस दिया है और हमें पता लगाना है कि वेदर इट इज गुड और नॉट. ठीक है. हाँ. तो कैसे पता लगाएंगे? हम ये सारी कंडीशंस चेक कर लेंगे, राइट. हमें बिटवाइज एंड ऑफ मल्टीपल वैल्यूज निकालना तो आता ही है. Yeah. ओके कूल. बट प्रॉब्लम में एक्चुअली में क्या है ना, प्रॉब्लम में एक्चुअली में ये है कि यू नीड टू टेल मी फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस p, है ना, ऑफ नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 1 to n फॉर विच द सीक्वेंस इज गुड. बेसिकली ऐसा समझो कि ये जो नंबर्स है ना, मतलब ये A1 है ना, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है. हाँ. Right. अब मान लो कि लेट्स राइट ऑल द परम्यूटेशंस ऑफ, अब लेट्स से कि मेरे पास एक एरे है 1 2 3 4 5, ठीक है. ये बेसिकली पोजीशन है, ठीक है ना. ये क्या है? दीज आर पोजीशन. Positions of each element. Yeah. गुड. तो लेट्स से इफ आई ट्राई आउट ऑल द परम्यूटेशन ऑफ दिस एरे, तो सारे परम्यूटेशंस कैसे होंगे? मतलब सारे तो हम लोग लिखेंगे नहीं ऑब्वियसली बिकॉज बहुत बड़ा नंबर होगा, बट एक ये आएगा, फिर इसके नेक्स्ट वाला परम्यूटेशन ये आएगा, राइट. फिर इसके बाद फिर 1 2 4 3 5 ऐसा कुछ आएगा. कई सारे परम्यूटेशंस होंगे ना, समझ रहे ना परम्यूटेशन. Huh. Like different. Yeah. Okay. अब ये लोग क्या बोल रहे हैं ना बेसिकली, हमें काउंट क्या करना है कि आउट ऑफ ऑल दीज परम्यूटेशन यू नीड टू टेल मी हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर एक्चुअली गुड. तो अब कोई परम्यूटेशन गुड कब होगा? वो ऐसे गुड होगा यार कि जैसे ये, अगर ये वाला परम्यूटेशन की हम बात करें, ठीक है, 1 2 4 3 5, तो आई विल बी लुकिंग एट द सीक्वेंस विच इज नथिंग बट 1 है तो फिर A1 लिख दो, 2 है तो A2 लिख दो, 4 है तो A4 लिखो, देन A3 देन A5. So now I am looking at this sequence, समझ रहे हो, corresponding to this permutation I'm actually looking at this sequence. हाँ. समझ रहे हो ना. बेसिकली ये जो Yeah. एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशंस चेंज हो रही हैं, तो सीक्वेंस चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है. तो हमें बताना है कि आउट ऑफ ऑल दीज परम्यूटेशंस what is the count of permutation that will actually give me good sequences. For example, अगर ये वाला permutation है तो इसके corresponding जो sequence बनेगा ना वो ये बनेगा
और अगर ये गुड है तो हाँ, आई विल से काउंट प्लस प्लस, समझ रहे हो? अगर ये गुड हुआ तो, समझ रहे हो ना? yeah, correct. Yeah. Hmm. तो बेसिकली आउट ऑफ ऑल दीज परम्यूटेशंस हमें निकालना पड़ेगा कि कितने लोग एक्चुअली में गुड सीक्वेंस दे रहे हैं, कितने परम्यूटेशन ऐसे हैं जो गुड सीक्वेंस दे रहे हैं, समझ गए? Yeah. Right. फॉर एग्जांपल लेट्स सी द सैम्पल्स। Yeah. सैम्पल्स क्या है देखते हैं। तो सैम्पल्स में देखो क्या है कि वी हैव 3 एंड 1 1 1। 3 अब 1 वन 1 वन 1. वन में तो मतलब कोई भी परम्यूटेशन 1 1 1 का ले लोगे ना तुम, सारे परम्यूटेशन गुड सीक्वेंस देंगे। क्यों देंगे? That's true. क्योंकि Hmm. जो एंड है ना वन का, वो इनके एंड के बराबर है। वन एंड वन क्या होगा? वन ही Yeah. होगा, It's the same number. Huh. राइट? तो अभी ये प्रॉब्लम करने से पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एंड भी देख लेते हैं ना थोड़ी सी। प्रॉपर्टीज Hmm. ऑफ एंड क्या होता है बेसिकली, तुम्हें पता है ना कि एंड ऑपरेटर क्या होता है? एंड ऑपरेटर क्या होता है कि अगर वो वन और वन देखेगा तो वन देगा, राइट? अगर Huh. जीरो देख लिया उसने तो फिर जीरो देगा। 0. तो व्हाट विल हैपन इफ आई डू, लेट्स से इफ आई हैव अ नंबर x, ठीक है? और अगर मैं Hmm. उसका एंड x के साथ ही कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा? फॉर एग्जाम्पल Right. लेट्स से x इज समथिंग 1 0 1 1 0 1, It's just X. और अगर मैं इसका एंड x के साथ ही कर दूं तो क्या होगा? अगर तुम ध्यान से देखोगे Right. तो विल गेट द It's, सेम डिजिट्स राइट एट ईच yeah, पोजीशन। it's X. Yeah. Yeah. सो बेसिकली सेम डिजिट का एंड क्या होता है? वही डिजिट होता है, देखो वन एंड वन क्या Huh. होता है? वन ही होता है। और जीरो एंड जीरो क्या होता है? जीरो होता है। तो बेसिकली द पॉइंट इज यू विल गेट x इटसेल्फ, समझ गए? हाँ. Hmm. अगर टू नंबर्स हैं जो कि सेम है, उनका अगर उनका एंड करेंगे ना तो बेसिकली वही नंबर मिलने वाला है। सिमिलरली अगर मैं x एंड जीरो कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? It is X and 0. So. Then it will just be 0. गुड, देन इट विल जस्ट बी जीरो। Yeah. क्यों ऐसा? क्योंकि x ये है और Because जीरो if बेसिकली there's क्या a होगा? 0, then if there's 0 in any of the digit जीरो places, it will always be एंड 0. लीडिंग जीरोस भी तो रहेंगे ना जीरो में, बस सारे Yeah, जीरोस हो so गए नीचे। तो सब अगर जीरो है तो एंड तो है वो पूरा जीरो देगा, 0, समझ गए? right? बेसिकली ये Yep. रिजल्ट होता है, ठीक है? तो अब अगर अपन हाँ. फर्स्ट वाला एग्जांपल देखें तो उसमें हमारा एरे क्या है? 1 1 1। अब ये 1 1 1 जो है इसका तो कोई भी परम्यूटेशन ले लोगे ना, मतलब पोजीशंस का, हर परम्यूटेशन विल गिव यू द सेम सीक्वेंस विच इज 1 1 1, क्योंकि वैल्यू सेम है, राइट? तुम अगर 1 2 3 वाला परम्यूटेशन लोगे तो वो भी 1 1 1 ही देगा। 1 3 2 लोगे वो भी 1 1 1 देगा। क्यों? क्योंकि A1 भी 1 है, A3 भी 1 है, A2 भी 1 है, समझ रहे हो ना? Yeah, makes sense. तो बेसिकली ये Hmm. सीक्वेंस गुड है। क्यों गुड है? क्योंकि इसका जो एंड है वो इसके बराबर है और इसका जो एंड है वो इसके बराबर है। ऑब्वियसली क्योंकि वन का एंड तो वन ही होगा, वन के साथ लोगे तो। द पॉइंट इज हाँ. इन दिस केस ऑल द परम्यूटेशन विल बी गुड एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू काउंट कितने परम्यूटेशन होंगे। तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है, तो दैट्स व्हाई 6, समझ गए? अब ये वाले Hmm. केस में ये 1 2 3 4 5 है, बट कोई भी परम्यूटेशन गुड नहीं होगा। अब वो हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज 0, ठीक है? सिमिलरली इस केस में आंसर 36 आएगा और इस केस में आंसर 4 आएगा। वो कैसे आएगा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम एक्चुअली में प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है? कूल। तो अभी कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व? इस प्रॉब्लम में एक्चुअली में दो चीज़ें यूज़ होंगी। एक तो बिट मैनिपुलेशन तुम्हारा यूज़ होगा ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली Yeah. बिट्स का क्वेश्चन है। और दूसरा चीज़ यूज़ होगी कॉम्बिनेट्रिक्स, ठीक है? तो चलो सोचो कैसे करेंगे इसको। I mean, the very brute force way can be if we somehow generate all the subsets. Oh, sorry. If we somehow generate all the permutation, right? If Hmm. we somehow generate all the permutation from number 1 to n, so for each permutation we can create a sequence, और फिर वो sequence को हम check कर सकते हैं whether it is good or bad, है ना? एक तरीका तो ये है which is very naive way, very brute force way. But the point हाँ. is कि checking for all permutation if we have n, तो कितने permutation बनेंगे n के? If we have numbers from 1 to n, how many permutation will be here? And minus बोलो बोलो, n डरो minus मत। 1. n minus 1 permutation बोल रहा हूँ मैं अभी। If we have numbers from 1 to n, इनका मुझे permute कराना है, positions change करनी है। Wait, what? देखो, अच्छा first tell me what do we mean by permutation?
लेट्स से वी Just the हैव 1 2 3. number of ways you can arrange the things. हाँ करेक्ट. तो 1 2 3 है तो इसको कितने कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? एक तो 1 2 3 हो गया, एक 1 3 2 हो गया, एक 2 1 3 हो गया, राइट? एक 2 Huh. 3 1 हो गया, एक 3 1 2 हो गया, और एक Isn't 3. that just like the formula, like the n factorial over n minus r factorial? नो इट्स नॉट दैट. आई मीन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे लोग यूनिक है, तो अगर सब लोग यूनिक है तो परम्यूटेशन क्या बनेगा? आई मीन वो इफ वी हैव n नंबर्स विच इज 1 to n, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होता है? इट इज नथिंग बट n फैक्टोरियल. ठीक है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन. Okay. अब तुम इसको काउंट करके देखो कितना आ रहा है. 6 है ना? Yeah, एंड 6 इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल विच इज 3 into 2. yeah, correct. ठीक है. Yes. तो अब याद रखना कि अगर इफ वी हैव नंबर्स फ्रॉम 1 to n और इसको परम्यूट कराना है तो कितने परम्यूटेशन बनेंगे? n फैक्टोरियल परम्यूटेशन N बनेंगे. factorial permutations. Yeah. ठीक है. इसको निकाल कैसे सकते हो? इसको लॉजिकली भी निकाल सकते हो. कैसे? लेट्स से वी हैव n प्लेसेस. ठीक है, तो अब ये Yeah. देखो, ये n प्लेसेस है तुम्हारे पास. अब तुम्हें नंबर्स फिल करने हैं, राइट? तो यू हैव ऑप्शंस फ्रॉम 1 to n फॉर दिस पोजीशन. So how many options do we have for this position? n. N. अब अगर तुमने एक नंबर यहाँ पे भर दिया है तो how many options are remaining N for this minus position? 1. Good. n minus 1, then n minus 2 क्योंकि N तुम दो minus भर चुके हो, 2. then n minus 3 and so on till 1, है ना? लास्ट Hmm. एलिमेंट के लिए तो एक ही बचेगा. Will be 1. So to find out all the number of ways, तुम क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करोगे, Oh, right? yeah, that's N. Yeah. Because how many options for this and how many options for this and how many options for this? So n into n minus 1 into n minus 2 till 1, which is nothing but n factorial. Yeah, that. This is basic permutation combination. ठीक है. Yeah, correct. ओके कूल. तो अब याद रखना, ठीक है, कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होते हैं. ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए. मतलब करते करते आ जाएगा वैसे तो, बट काइंड ऑफ अब याद रखना चाहिए कि मतलब हाँ परम्यूटेशंस n फैक्टोरियल होते हैं ऐसा करके. ठीक है, हाँ. गुड. एक तरीका तो क्या हो सकता है ब्रूट फोर्स वे कि लेट्स समहाउ जनरेट ऑल द परम्यूटेशंस and for each permutation check whether it yields a good sequence or not. बट ऑब्वियसली वो वे क्या मतलब फिजिबल होगा क्या? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि n फैक्टोरियल विल बी वेरी वेरी लार्ज वैल्यू, है ना, फॉर बिग n. और n कहाँ तक हो सकता है? 2 into 10⁵ तक हो सकता है. हाँ. तो ये वाला जो हम सोल्यूशन होगा वो नहीं करेंगे, राइट? मतलब आई मीन द ब्रूट फोर्स वे विल नॉट वर्क ऑब्वियसली. Right. So can we do something smart now? अब उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि when a sequence is good. ठीक है, थोड़ा इस पे फोकस करते हैं. Let's say again the same thing. We have 5 elements: A1, A2, A3, A4 and A5. ठीक है. अभी द पॉइंट इज कि 4 कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, राइट? फर्स्ट कंडीशन इज A1 should be equal to A2 and A3 and A4 and A5. सेकेंड कंडीशन इज A1 and A2. ये पता है ना कंडीशंस में कैसे लिख रहा हूँ? ये तो क्वेश्चंस में गिवन है. Yeah. गुड it's सीक्वेंस already कब given. होगा, राइट? हाँ. Should be equal to A3 and A4 and A5. And A1 and A2 and A3 should be equal to A4 and A5. Then A1 and A2 and A3 and A4 should be equal to A5. Sorry. अब बताओ, ये कंडीशंस देख के कुछ आइडिया लग रहा है क्या? I mean, there's a pattern. नो मतलब पैटर्न तो चलो है ही, वो तो ऑब्वियस दिख ही रहा है कि पैटर्न है. मतलब अभी A1 A1 है, फिर A1 A2 है. ये नहीं, कुछ और अच्छी चीज पता लग रही है क्या? अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो बेसिकली लेट्स कैलकुलेट द एंड ऑफ द एंटायर एरे. ठीक है, ठीक है, And. बिटवाइज Okay. एंड ऑफ एंटायर एरे. Okay. तो वो क्या हो जाएगा? A1 and A2 A2 and and A3 A3 and A4. and A4 and A5. यही होगा. Yeah. Yeah. ओके, तो कैन वी कैलकुलेट द एंड ऑफ एंटायर एरे? द आंसर इज यस ऑब्वियसली, है ना? Yeah. हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, अब ध्यान से देखोगे तो लेट्स से हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, एंड ऑफ एंटायर एरे, है ना, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर ली.
ओके कूल। Yeah. अब अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 जो है, कैन आई से कि दिस पार्ट इज एक्चुअली इक्वल टू A1? कैन आई से दिस? This part. ये वाला पार्ट Yeah. देखो ना, A2 Yeah. एंड A3 एंड A4 एंड A5, तो ये तो सेम Yeah. ही है, Huh. और A1 के इक्वल होना चाहिए अगर गुड सीक्वेंस है तो। Yeah. That's true. तो Exactly. कैन आई राइट दिस कि एंड ऑफ द एरे इज नथिंग बट A1 एंड यहाँ से क्या आएगा, A1 ही आएगा। Huh. अब मुझे बताओ इस चीज का वैल्यू क्या होगा, Um. A1 A एंड A1 क्या होगा? A1. A1. गुड, इट विल बी A1, वो अभी हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, राइट? X हाँ. एंड X X ही होता है, इसको भी हटा सकते Yeah. हैं। तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन देखो क्या क्या पता चली कि जो A1 Hmm. होगा ना, द एलिमेंट एट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ योर सीक्वेंस हैज टू बी इक्वल टू द एंड ऑफ द एंटायर एरे। समझ रहे हो? हाँ. ये फर्स्ट Okay. ऑब्जर्वेशन पता लगी हमें यहाँ से, दिस इज ऑब्जर्वेशन 1। अब फिर से Hmm. देखो, अब एक और ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, फिर से इसी इक्वेशन पे आ जाओ, ठीक है। नाउ कैन आई Okay. से Yeah. द कैन आई से द रिवर्स थिंग इज वेल। रिवर्स थिंग का मतलब ये है, कैन आई से दिस, देखो, कैन आई से विद द हेल्प ऑफ फोर्थ इक्वेशन कैन आई डू समथिंग समथिंग, द आंसर इज ये, क्योंकि A1 एंड A2 एंड A3 एंड A4 ये चीज कैन आई रिप्लेस इट विद A5? obviously with the help of this equation, Yeah. so I'll say okay, let's do the same thing again। तो अभी क्या हो जाएगा, and of array will be A5 and A5 and that's nothing but A5। तो यहाँ से एक और ऑब्जर्वेशन ये पता चली कि the last element also should be equal to the bitwise end of the entire array। ये ऑब्जर्वेशन 1 and 2 है, समझे? हाँ. the point is कि for a good sequence the first element and the last element has to be equal to the bitwise and of the entire array, otherwise ये सारे conditions true नहीं हो सकते। अच्छा, अभी तो हमने with the help of these two conditions ही देखा ना, ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी, ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। व्हाट अबाउट दीस कंडीशंस, क्या ये भी सेटिस्फाइड रहेंगे? द आंसर इज यस। Yeah. Yeah. क्यों रहेंगे? Yeah. देखो क्यों रहेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, विजुअलाइज करना, ठीक है, कि जो एंड होगा एंटायर एरे का, वो एक्चुअली में क्या होगा, उसमें वही बिट सेट होंगे ना जो सब में बिट सेट है, इजंट इट? उसमें एंड में क्या Yeah. होगा, मान लो कि एंड अगर ये आता है तुम्हारा, ध्यान से देखना, ठीक है, मान लो कि एंड ऑफ एंटायर एरे इज दिस, लेट्स टॉक अबाउट ओनली 5 बिट्स, ठीक है, जस्ट टू हैव सिंप्लिसिटी। मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। तो अगर एंटायर एरे का एंड ये है, तो व्हाट कैन आई ऑब्जर्व अबाउट दीज एलिमेंट्स? दीज एलिमेंट्स के बारे में हम ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि इन सब में इस पोजीशन पे बिट सेट होना ही चाहिए, तभी तो एंड में बिट सेट है। ये तो हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, राइट? Right. समझ आ रही ना बात? हाँ. ओके। Yes. अब एक बात बताओ कि अगर, है ना, अब एक बात बताओ कि अगर हम A1 एंड A2 करेंगे, प्रोवाइडेड कि A1 इज एंड ऑफ एंटायर एरे, ठीक है, हाँ. तो A1 एंड A2 का क्या वैल्यू रहेगा, बताओ थोड़ा सोच के। Um, A1 इज एंड ऑफ एंटायर एरे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सोचो थोड़ा कि A1 मान लो ये चीज है, ठीक है ना, A1 ये चीज है, हाँ. तो A2 में हम क्या गारंटी दे सकते हैं यार कि इस पोजीशन पे तो पक्का बिट सेट होना ही पड़ेगा, इजंट इट? Yeah. अब यहाँ पे मान लो कि x है, हमें पता नहीं है क्या बिट है, बट अगर मैं A1 एंड A2 करूंगा तो क्या मैं रिजल्ट निकाल सकता हूँ? आंसर इज यस, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 है तो आंसर में 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 है तो आंसर में 0 आएगा, प्रोवाइडेड यहाँ पे कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आंसर में तो 0 ही आएगा। क्यों? कि A1 में यहाँ पे 0 है ना। एंड द पॉइंट इज, That's आर यू स्टिल एबल टू हियर मी? yeah. एक्चुअली Yeah. देयर इज अ पावर कट हियर, ठीक है, गुड। No, तो we can. Yeah. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब कुछ भी कनेक्शन लॉस कुछ नहीं हुआ ना? No. गुड। We're good. तो बेसिकली दिस इज द आंसर। कहने का ये मतलब है, समझ आ रही है बात? कहने का क्या मतलब था मेरा कि ये जो Yeah. इसका जो एंड होगा ना, ये एक्चुअली में A1 के ही इक्वल होने वाला है।
और इसका जो एंड होगा वो क्या होगा, ये A5 के इक्वल होगा, एंड A1 और A5 तो एक्चुअली में इक्वल ही है, विच आर नथिंग बट एंड ऑफ द एंटायर एरे। ये देखो, समझ रहे हो बात? तो द पॉइंट इज ओनली सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस प्रॉब्लम इज कि तुम क्या करो, एंड ऑफ एंटायर एरे फर्स्ट निकालो, फिर फर्स्ट पोजीशन पे और लास्ट पोजीशन पे उस चीज को रखो एंड को, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को तुम कुछ भी ले सकते हो। समझ रहे हो? हम्म दैट्स द मेन ऑब्जर्वेशन हियर। देखो अब तुम इसको इसको एक्चुअली में वो भी कर सकते हो, विजुलाइज भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम इनपुट। जैसे इसको देखो, या फिर लेट्स से इसको देखो, ठीक है, इस वाले इनपुट को देखो, 0 2 0 3 0। व्हाट इज द बिटवाइज एंड ऑफ एंटायर एरे? जल्दी से बताओ। अगर 0 पक्का, हाँ 0 जीरो, इसमें इतना सोचना ही नहीं था। अगर जीरो आ गया एक भी, पूरा 0 एंड तो जीरो ही 0 आएगा। अब देखो, कोई भी गुड सीक्वेंस बनाना है ना, तो उसमें पक्का 5 एलिमेंट्स तो होंगे ही ना, इससे ही तो बनाओगे, इसी के तो किसी परम्यूटेशन से बनाओगे ना। अब या देखो, या अब सफिशिएंट कंडीशन क्या है गुड सीक्वेंस बनाने की, कि फर्स्ट पोजीशन पे और लास्ट पोजीशन पे जीरो रख दो, मतलब विच इज नथिंग बट एंड ऑफ द एंटायर एरे। तो हमने बोला ठीक है, हम मतलब फर्स्ट पोजीशन पे और लास्ट पोजीशन पे जीरो रख देंगे, एंड द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कैन बी एनीथिंग, द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कैन बी एनीथिंग। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज टू डू सो। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, चूज 2 zeros, है ना, या choose 2 zeros. ओके So how many zeros do we actually have? कितने zeros हैं हमारे पास इस array में? we have 3 3। तो हमें तीन में से कोई दो को चूज करना पड़ेगा, राइट? हाँ right है ना? अगर तुमने बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले वीडियोस देखे हैं तो तुम्हें ये चीज समझ में आएगी अभी जो मैं कर रहा हूँ। it's 3 choose 2 करेक्ट, 3C2। तो हमने अब 2 जीरो को चूज करके यहाँ पे रख दिया, राइट? हाँ हाँ बेसिकली हम नंबर ऑफ परम्यूटेशंस काउंट कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है ना? हाँ तो हमने कोई दो पोजीशंस को चूज करके, जो कि P लेट्स से दिस इज P1 और दिस इज P2, लेट्स से हमने इन दोनों को चूज करके यहाँ पे रख दिया। द टोटल ओके नंबर ऑफ वेज टू डू सो इज 3C2, है ना? बिकॉज वी हैव yeah 3 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड वी नीड टू चूज 2 आउट ऑफ देम। अब कितने yeah लोग बच that's गए? कितने लोग बच गए? अगर हमने दो एलिमेंट्स 2 को का 2 पोजीशन फिक्स कर दिया, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर रिमेनिंग? n-2, n which is minus nothing but 3 oh that in this case, which is nothing but 3, है ना? 3 एलिमेंट्स बच गए ना? हाँ द हाँ पॉइंट इज कि जो एलिमेंट्स बच गए हैं, देखो सफिशिएंट कंडीशन क्या थी कि यहाँ पे एंड आना चाहिए एंटायर एरे का, यहाँ पे एंड आना चाहिए, हमने बोला कि हाँ हमने रख दिया। अब रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स पे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, तुम कुछ इनको किसी भी ऑर्डर में रख सकते हो। तो अगर हम इसको किसी भी ऑर्डर में रख सकते हो तो इसका ये मतलब है कि वी कैन टेक एनी परम्यूटेशन ऑफ इट एंड इट विल बी वैलिड। कहने का ये मतलब है कि लेट्स से अगर तुमने P1 P2 यहाँ पे बिठा दिया ना, तो अब कौन कौन से बच गए तुम्हारे पास? लेट्स से जैसे दिस गाय इज, लेट्स से दिस इज P3 एंड दिस इज P5, ठीक? ये P2 है और ये P4 है। तो लेट्स से तुमने P1 और P3 बिठा दिया मान लो, जो कि 0 0 थे। अब बच कौन गए तुम्हारे पास? P2 P4 P5, है ना? P2 P4 yeah अब द पॉइंट इज, इनको तुम किसी भी ऑर्डर में रख लो, हमेशा सीक्वेंस वैलिड ही बनेगा। दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड प्रीवियसली। द ओनली सफिशिएंट कंडीशन इज दिस कि फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन पे एंड होना चाहिए पूरे एरे का, दैट्स इट। वो हमने पहले ही फिक्स कर दिया। तो बीच में हम कुछ भी रखें किसी भी ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ता। So that's why we can actually have n-2 factorial as well। मतलब यहाँ पे जो है नंबर जो बच गए ना, उनका किसी भी परम्यूटेशन को घुमा लो तुम, हमेशा वैलिड सीक्वेंस बनेंगे। समझ आ रही है बात मैं अभी तक क्या बोल रहा हूँ? yeah कहने का so मतलब है far कि या तो तुम P2 P4 P5 ले लो, P1 P3 फिक्स्ड है, तो अगर P1 P3 फिक्स है, P2 P4 P5 ले लो, या फिर P2 P5 P4 ले लो, या फिर P5 P4 P2 ले लो। समझ रहे हो ना? जितने भी परम्यूटेशन बनेंगे हाँ सारे वैलिड होंगे। The point is the total number of ways, है ना, the total number of permutations that we can generate is nothing but 3C2 times n-2 factorial, which in this case is 3 factorial। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? yeah so far अब यहाँ पे या एक और चीज़ है, एक और चीज़ जो हमने मिस कर दी। यहाँ पे हम थोड़े कम केसेस गिन रहे हैं। कम केसेस हम इसलिए गिन रहे हैं क्योंकि जब हमने दो लोगों को चूज किया तो हमने P1 और P3 को चूज कर लिया, राइट? जब हमने दो लोगों को चूज किया था ना, yeah तो अब 1 पहले 6 कौन जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, कौन जाएगा और लास्ट पोजीशन पे कौन जाएगा? इसके भी तो दो वेज है, या तो P1 P3 हो जाएगा या फिर P3 P1 हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? P1 फर्स्ट पे भी आ सकता था, P1 लास्ट पे भी आ सकता था। दैट्स व्हाई वी हैव टू मोर चॉइसेस, so that's why we have to multiply it by 2।
So these are the total number of ways or total number of permutation that will be valid. और ये इसको काउंट कर लो तुम, कितना हो जाएगा? 3C2 कितना होता है? हाँ, तीन में से अगर दो लोग, 3C2 will be 3. 1, so 3 times 3 factorial is 6 6 and times it's 2. 2, So it 18, should be 12, 36. 12 times 3, 30, yeah. And that's the answer. Basically आंसर आंसर क्या होने वाला है? देखो ये चीज़ क्या है? What is this 3? This is nothing but frequency of AND of the array, है ना? ये 3 क्या था? What is the frequency of AND of the array? उसमें से हम Yeah. दो चूज करेंगे, तो बेसिकली जो तुम्हारा आंसर है ना वो ये है बनेगा। देखो द आंसर विल बी नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ एंड एरे। तो लेट्स से तुमने फ्रीक्वेंसी तो निकालना आता है तुमको किसी भी एलिमेंट का, राइट? फ्रीक्वेंसी तो निकाल लोगे ना। इसमें से हमें चूज करना पड़ेंगे दो एलिमेंट्स, उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, विच इज नथिंग बट दिस 2, एंड यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय n-2 फैक्टोरियल, दैट्स इट। और तुम्हें मैंने ये भी बता रखा है कि बड़े लोगों के फैक्टोरियल्स कैसे निकालते हैं अंडर अ पर्टिकुलर मॉड, है ना? Yeah. वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। मान लो कि किसी केस में जीरो क्यों आएगा, इस केस में जीरो क्यों आया आंसर? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ एंड ऑफ द एरे ना वो जीरो है, तो उसमें से तुम 2 चूज ही नहीं कर पाओगे। तुम देखो यहाँ पे बेसिकली जीरो नहीं है। व्हाट इज द एंड, व्हाट विल बी द एंड ऑफ दिस एरे? तो 1 2 3 4 5, इसका एंड बताओ क्या होगा? तो इसको बिट बाय बिट करके देखना पड़ेगा। तो 1 को लिखो पहले, 1 क्या हो गया? 0 0 1। 2 क्या हो गया? 0 1 0। 3 क्या हो गया? 0 1 1। 4 हो गया 1 0 0। 5 हो गया 1 0 1। यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0। व्हाट इज द बिटवाइज एंड हियर? 0। क्या 0 तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 क्या हो गई? 0 हो गई। अब 0 में से 2 चूज करने के कितने वे हैं? देयर इज नो वे, राइट? No. एक भी तरीका नहीं है, क्योंकि 0 एलिमेंट्स में से 2 चूज ही नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई ये पार्ट You विल can't बिकम do 0, तो एवरी द होल आंसर विल बिकम 0। समझ गए? तो बेसिकली इस चीज का, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है। और अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना है तो उसमें भी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एनसीआर फंक्शन, एनसीआर भी नहीं मतलब NC2 तो तुम निकाल ही सकते हो। वैसे मैंने एनसीआर से किया है, मतलब हमें पता है ना एनसीआर भी हम कर सकते हैं एनसीआर। Yeah, you तो देखो आंसर देखो क्या हुआ। देखो सबसे पहले मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली, तो विच इज नथिंग बट यूजिंग अ मैप। अब अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एंड ऑफ एंटायर एरे इज लेस देन 2, तो इसका मतलब आंसर 0 है। एटलीस्ट 2 तो होना ही चाहिए ना, फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे तो रखना पड़ेगा एंड को। yeah. तो अगर लेस देन 2 है तो फिर आंसर 0 है। समझ गए? Hmm. अदरवाइज आंसर में क्या आएगा? NCR M and C choose 2, तो विच इज नथिंग बट दिस वैल्यू, दिस थिंग। ठीक है? फिर Yeah. आंसर में मैंने मल्टीप्लाई किया फैक्ट ऑफ n-2 से, विच इज नथिंग बट दिस थिंग। और फिर आंसर में मल्टीप्लाई किया 2 से, विच इज नथिंग बट दिस थिंग। बस उसके बाद आंसर को प्रिंट कर दो। मेक श्योर एवरी टाइम यू आर टेकिंग मॉड, क्योंकि हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक पढ़ चुके हैं, तो इतना पता है हमें। एवरी टाइम वी नीड टू टेक मॉड टू अवॉइड ओवरफ्लो इश्यूज। ठीक है? Hmm. एंड दिस फैक्टोरियल हमने कैसे कैलकुलेट किया था, वो ऐसे कैलकुलेट कर लिया। ये भी हम देख चुके हैं हाउ टू कैलकुलेट। ठीक है? Yeah. तो आ गया समझ में प्रॉब्लम? Yeah. Yeah, it was easier to understand. इजी टू अंडरस्टैंड तो हमेशा रहेगा, तो शुरुआत में No, like ना, easy to understand the solution. हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, जब भी प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, तो तुम सोल्यूशन देख लेते तो ऐसे ही लगता है अरे ये तो इजी था, इजी था। बट जब पहले देखोगे तो Yeah. लगेगा अरे बहुत डिफिकल्ट है। Yeah. चलो कोई नहीं। तो अभी हमने मतलब बिटवाइज एंड पे बात की, राइट? थोड़ी हाँ. Cool. अच्छा थोड़ा बहुत और प्रॉपर्टीज भी जान लेते हैं बिटवाइज और की। तो ऐसा कुछ खास प्रॉपर्टीज है नहीं। पहली प्रॉपर्टी ये हो सकती है, मतलब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए और ए? क्या लगता है, मतलब क्या लगता है क्या है? आंसर बताओ मुझे। ए और A ए का वैल्यू क्या होगा? मतलब लेट्स से दिस इज अ रैंडम नंबर, दिस इज आल्सो द सेम नंबर, ठीक है? तो अगर इन दोनों का और लोगे तो क्या आएगा? um बिट बाय बिट सोचो, बिट बाय बिट। it won't be, if it's bit by bit then 0. ऐसा सोचो ना कि So ए wherever लेट्स से, there's a 1, it will always be a 1. मैंने क्या बोला कि तुम बिट बाय बिट सोचो। तो सबसे पहले तो ए को कुछ भी रैंडम नंबर ले लो, लेट्स से 0 0 1 1 Yeah. 0 1 0, तो अब So ए if you take सेम आ from the जाएगा। last bit, ठीक है? अब देखो, अब तुम्हें क्या हाँ. पता है
कि सेम नंबर्स का और क्या होता है? Same number. So तो सेम zero नंबर ही आ zero. जाए। Yeah. Wait. तो बेसिकली यहाँ पे जीरो आ जाएगा, वन आ जाएगा, जीरो वन वन जीरो जीरो विच इज नथिंग बट ए और ए क्या हो जाएगा? Yeah, ए हो जाएगा। that's ए और जीरो क्या हो जाएगा बताओ? A or zero. So it's 0 0. यहीं पे सोच सकते हो, ये ए की जगह यहाँ पे जीरो है, 1 0 तो no, जीरो जीरो 0. It will जीरो be जीरो। 0 0 1 0 0 1 1. one Same. one zero same. So it will सेम, be a करेक्ट। बेसिकली हमें पता क्या Because चला 1 यहाँ पे is 0. कि व्हेन वी डू और विद जीरो है ना, तो उसका कोई अफेक्ट नहीं होता है, समझ रहे हो ना? जीरो से अगर और कर Yeah. भी रहे हो तो उसका कोई कोई अफेक्ट नहीं होगा। और अगर सेम Right. नंबर्स को मल्टीपल टाइम्स भी और करते Okay. जाओगे तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। एक और चीज़ और पता चली, Right. राइट? Hmm. गुड। अब मेन आता है, मतलब मेन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना क्वेश्चंस में, वो होता है बिटवाइज और। ये थोड़ा Twice इंटरेस्टिंग R. है। Oh, R. बिटवाइज एक्स आर, ठीक है। इसको बिटवाइज और भी बोलते हैं, इसको कई लोग बिटवाइज एक्स और भी बोलते हैं, तो जो भी मतलब बोलना हो। अभी बिटवाइज एक्स और का क्या था, अगर हमें याद हो तो ये पैरिटी बताता है, या फिर ऐसा समझ सकते हो दिस इज नथिंग बट एडिशन विदाउट कैरी, ऐसे भी समझ सकते हैं, एडिशन Yeah. विदाउट कैरी। जैसे वन एक्स और विथ वन, ये क्या होता है? जीरो, क्योंकि वन एंड वन क्या हो गया? Hmm. वन एंड वन इज टू, बट टू को कैसे two. लिखते हैं? वन जीरो, तो ये कैरी It हट doesn't गया। like the same elements. हाँ, इट एक्चुअली हेट्स द सेम एलिमेंट, ऐसे भी सोच सकते हैं, मतलब वो तो तुम्हारे ऊपर है, कैसे भी सोच सकते हो। ये क्या आएगा? 1 1 1 and then 0. करेक्ट। तो अब मुझे ये बताओ, इफ आई डू ए एक्स और विथ ए, क्या आएगा आंसर? जल्दी। A. A. ए, It Oh, यार won't be थोड़ा सा, A, it will be different. it will be something different. Like because in the example only it says one and x or one is zero. अगर ए एक्स और ए करोगे, एवरी टाइम यू विल बी डूइंग एक्स और ऑफ सेम बिट, और एक्स और ऑफ सेम बिट क्या होता है? Zero. So तो Different. ऑल द बिट्स विल बी, zero. तो द नंबर विल बी, 0. दैट्स इट। तो ए एक्स और विथ ए इज जीरो, समझ Huh. रहे हो? Yeah. ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये काफी काम की प्रॉपर्टी है। इससे ये पता चलता है कि जो एक्स और ऑपरेटर है ना, ये दिस कैंसल आउट ईच अदर। आई मीन अगर लेट्स Yeah, से that's मल्टीपल nice. लोग ऐसे हैं, ए एक्स और बी एक्स और सी एक्स और डी एक्स और ए Hmm. एक्स और बी एक्स और डी, तो इसका आंसर क्या आएगा ना भाई? विदाउट कैलकुलेटिंग तुम बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ए और ए C. कैंसिल कर देंगे, बी और बी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, डी और डी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो आंसर विल बी सी। समझ रहे हो बात? तो ये जो एक्स और Ah. ऑपरेटर है ना, ये एक दूसरे मतलब लोग इसमें आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, Yeah. विदाउट इवन कैलकुलेटिंग। अदरवाइज तुम ऐसे कॉपी में कैलकुलेट कर रहे होते, बाय जस्ट लुकिंग एट दिस तुम बोल सकते हो कि ए और ए कैंसिल कर देंगे, बी और बी इज कैंसिल आउट, डी डी और डी इज कैंसिल आउट, जस्ट सी इज रिमेनिंग। समझ रहे हो? Oh. ये प्रॉपर्टी बहुत काम की चीज़ है। Hmm. ओके कूल, नाउ टेल मी दिस थिंग, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एक्स और विद जीरो? अभी इसको सही Um, बताना, इसमें गलती नहीं। it, तो it यहाँ पे will देखो be ध्यान से कि 0. जीरो पे एक्स और करने पे कोई कोई फर्क पड़ रहा है क्या जीरो के साथ जब कर रहे हो? So no. नो इफेक्ट। व्हाट विल बी द आंसर देन? A. ए, A. गुड। समझ रहे हो? तो बेसिकली इसलिए उसका आंसर, जब मैंने जो पहले वाला केस बताया था ना कि ए एक्स और बी, Hmm. सी फिर बी फिर ए, तो ये ए और ए ने क्या दिया एक्स और करके? जीरो दिया ना। ए एक्स और ए क्या हो गया? जीरो। Hmm. और जीरो का एक्स और करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होता था, यू कैन निगलेक्ट जीरो। समझ गए? सिमिलरली बी और बी Oh. जीरो दिए तो वो निगलेक्ट कर दो, तो क्या कौन बच गया? बेसिकली तुम्हारा आंसर ये बचा, सी एक्स और विद जीरो, विद एक्स और विद जीरो। बट एक्स और विद जीरो का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो सी बच गया। Yeah. समझ गए? Oh. Yeah. तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई ना तुम्हें कैंसिल वाली, ये काफी काम आएगी तुम्हें, ठीक है? ये एक्सॉर का Okay. प्रॉपर्टी है ये, ऑब्वियसली Yeah. ये Will सेम को remember. कैंसिल कर देता है, Cancel. ठीक है? कूल। अब तुमसे थोड़े क्वेश्चंस पूछते हैं बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, ठीक है? तो लेट्स से
मतलब इस चीज़ पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं. तो फॉर Okay. एग्जांपल, एन एग्जांपल क्वेश्चन कैन बी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस, तो अब मैं सारे तो क्वेश्चंस सेशन में डिस्कस कर नहीं सकता. दैट्स वाई हम क्या करेंगे ना, कुछ क्वेश्चंस जो है वो सेशन में डिस्कस करेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आई विल गिव देम एज प्रैक्टिस प्रॉब्लम. ठीक है, दैट Hmm. तुम लोग को भी थोड़ा आइडिया रहे, है ना. Yeah. Hmm. So let's say the problem is given an array of numbers, yeah, where Hmm. all the numbers appears even times except one number. Find that Okay. number. So given an array of For example, the array is something like this: 2, 3, 4, 5, find that number. 3, 2, 2, 2, 5, 5, 5, Hmm. 5, 5. अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे, and let's say we have 4, 4 ऐसे, तुम यहाँ पे देखोगे इस एरे Okay. में, तो 2, what is the frequency of 2? How many times One, 2 is two, appearing? three, four, 2, 3, 4, four, What is the frequency of 3? 2, one, two, What is the frequency of 4? 3, three, And what is the frequency of 5? 5. Not 5, it has to be 6, I guess. six. Oh, yeah, So 6. basically देखो प्रॉब्लम में यही दिया था ना, given an array of numbers where all the numbers appears even times. तो ये भी even time है, ये भी even time है, ये भी even time है, तो all the numbers appears even time except for one number, except Huh. one number which is appearing odd times. ठीक है, so you need to Hmm. find that number. So for this array the answer will be 4 because it appears odd times. समझ गए. Oh, okay. Huh. Hmm. तो अब ये क्वेश्चन तो काफी इजी है क्योंकि तुम्हें तो फ्रीक्वेंसी निकालना आता ही है, Yeah, राइट. so brute force is very easy. ब्रूट फोर्स इज वेरी इजी, गुड. तो अच्छा, फर्स्ट टेल मी व्हाट विल बी द ब्रूट फोर्स अप्रोच. So you would first you would go through the array and find the frequency of each of the हम्म. elements. ओके. And once you find the frequency, those numbers will be 4, 2, 3, 6. हम्म. And then you'll just check that each number mod 2 is 0 because that's how you do even and odd. गुड. तो And then you'll figure it out. हाउ विल यू स्टोर द फ्रीक्वेंसी, what data structure or what will be you use to store the We frequency? bar. What? We बोलो can use बोलो a बोलो. bar. हाँ, you will use a map. That's what you said ना, map. Huh. हाँ, map Are is, you not able to hear me? हाँ, map is correct answer. Good. Oh, okay. You will use a map. Okay. So tell me what will be the time complexity of your approach? Um, So that's how discussion happens in interview. ये एक प्रॉब्लम दे दिया, ठीक है. अब देखो मेरी बात सुनना. ये एक प्रॉब्लम दे दिया, तुमने ब्रूट फोर्स अप्रोच बताया, इंटरव्यू विल आस्क यू व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर अप्रोच. अब मुझे बताओ व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर अप्रोच यूजिंग मैप एंड आइटरेटिंग ओवर द एंटायर एरे स्टोरिंग फ्रीक्वेंसी. व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल देते हैं हम, थोड़ा ध्यान Going सोचो. through the to go through it once, that will be. So basically focus on O of finding the number of so, operations you will be doing. कितने operations yeah, करोगे. so first one is going through going through the array, हम्म. and then you'll be going through the array the size of 8 times. Assume the size is n. Yeah, so you're going to the array n, so O of n, and then you will be storing it in a map. No, first you'll be calculating the frequency and then storing it in a map. So O of n times mm, what's the time complexity of frequency? Uh, how बताओ यार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा है.
इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए देखो. How do we calculate the frequency? I mean, how do we do a time complexity of frequency? हाँ, that's what I'm asking. अच्छा, tell me how will you write the code for Going finding through, frequency? चलो पहले ये बताओ, you how just will you. you would just be going through. हाँ, तो first देखो देखो मेरी बात सुनो. First you will create a map, right? Something like this. Yeah. And then you will say, okay, for each element, है ना? For I is equal to 0, I less than n, I plus plus, you will say frequency of A of I plus plus. यही करोगे ना? Yeah, that I know the code. Yeah. तो आप ये by looking at this code tell me ना, what is the total number of operations you are Oh, performing? man. O of n? Oven. Yeah. What is the time complexity of map? Your ordered map है ये देखो ध्यान से. इसका time complexity क्या होता है access करने का? Time complexity of ordered map is log n. You remember? It is login. This is not unordered map. I told you ना कि unordered map जो है वो O1 में देता है, right? Oh, there's difference between unordered and ordered. Yeah. This is ordered map. ये सब चीज़ें याद रखनी होंगी. अगर ये सब चीज़ें भूल जाओगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा. मतलब इंटरव्यूज में इसी सब पे फोकस होता है काफी. समझ रहे हो ना? टाइम Yeah. कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह ही निकाल नहीं पाओगे तो फिर रिजेक्ट हो जाओगे इंटरव्यू में सीधा. समझ रहे हो? तो टाइम Yeah. कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी बेसिक थिंग. वो Time निकालना complexity of आना ही चाहिए. ordered map is log n. Okay. So now tell me, if we use a map, Oh, what will n be log n. good? N log n. That's what I was. मतलब यही तो मैं सुनने की कोशिश कर रहा था. N log n, right? Okay. अच्छा, Which is not which much. is not very good है ना? N log n तो काफी है. No. अच्छा, tell me, can you optimize it to order of n? So we don't do log n. Hmm. So we don't Okay. have to use a map. So without storing in map, um, There's a way. Hmm. so if we still calculate the frequency, Hmm. um, but then what's the point of unordered map if we use an unordered map? I asked, can we optimize the time complexity to order of n? Is it possible? If it is, then please tell me how to. How will you do it? Right now the complexity of your code is n log n. ये तो clear होगा, right? N log n है. Yeah, अब I'm मैं बोल just रहा हूँ thinking of कि order of n कर सकते हैं क्या? yeah. Can we use an unordered map? Correct. No. That's what I was. मतलब I was looking for ना. We Yeah, can use because an I know unordered it's map. That's what I said. ridiculous. So you said, but you were not confident, right? You were just Yeah. If saying. we Yeah, use, but yeah, I I mean, was like, just thinking. I didn't know that was just the easy solution. Just use an unordered map instead. Basically the point is we can use unordered map, ठीक है? और अब ये चीज़ क्या हो जाएगी? Accessing each element is order of 1. तो total accessing order of n ही होगा and that's why time And complexity will be order of n. समझ गए? yeah, Okay, good. So now what is the time complexity of your solution? Order of order of n. Order of n. Okay. Now tell me one thing. Is it possible to further optimize it to something else? I mean, is it oh, possible to do it in order of root n or order of log n or something? Intuitively oh, बताओ. Do you think it is possible? Maybe. no. No. The answer is no, because देखो, to find out the frequency you have to go to each element, right? At least you Yeah, have you can't to. do it any other way. At least the very minimal thing that you have to do is at least iterate over each element once, right? Without Yeah, iterating and पता ही that's नहीं order चलेगा ना of उसकी n. value. You So we can't. cannot actually optimize it to further, मतलब further optimize नहीं कर सकते, ठीक है? Order of n is the best thing, Yeah. ठीक है? Okay, cool. अब now tell me, what is the space complexity of your approach? Space complexity is also of n. Correct, good. Space complexity of n, because we are using unordered map. Yeah. Unordered map is also a container. It will also store some Order of storage. n. Now interviewer will ask you, can we optimize this space complexity to order of 1? Is it possible to not use any extra space, and is the problem still doable? I mean, what the Um, interviewer wants is, he wants
order of n time complexity and order of 1 space complexity. So can we solve it in that constraint? If we don't, Um, Hmm? so that means we won't use unordered map. Obviously, huh? We will not be using any other storage device. Instead of that, we would still go to the array, find the frequencies, and No, then but how will you find a frequency now? Because you cannot store the frequency, na? There is no point of finding the oh frequency. Find yeah. ही नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्डर ऑफ n भी चाहिए ना, ऐसा भी नहीं है. So what if no, what if we go to the array and Go on. At least give me some mm, ideas ना. जो भी आ रहा है दिमाग में बताओ. I was thinking of doing like one, like assigning one to like Mm-hmm. no wait that like assigning one to one like the first element and then well that would just be frequency No, only. no, no. Like it is also mentioned कि you should not change the array. The array given you should not change it. So oh, basically, only option left is just iterate over this array. That's it. That's the only option left to you. Can we yeah, because still there's do no. it? What do If you you think? iterate to the array and assign one and to two, um, how would I do it without calculating frequency? अच्छा अभी हमने ऊपर कुछ डिस्कस किया था राइट. Zero. अच्छा थोड़ा बहुत समझ में One. आ रहा है क्या ये इवन फ्रीक्वेंसी है. तो हाँ अगर ये किसी तरह आपस में कैंसल आउट हो जाए ऑड फ्रीक्वेंसी वाला बच जाएगा. ऐसा कुछ समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा. हाँ Oh, the XOR that we did. करेक्ट. just do the XOR of this entire array. just हाँ do the XOR of this entire array. क्या होगा देखो. ये 2 इसको कैंसिल कर देगा. ये 2 इसको ये कैंसिल कर देगा. समझ गए. सिमिलरली ये Yeah. 3 इसको कैंसिल कर देगा. फिर ये oh my 5 जो है god वो इसको कैंसिल करेगा. ये 5 इसको, I ये know 5 now. इसको, ये 4 इसको. कौन बच जाएगा. जो एक्चुअली में ऑड एलिमेंट जिसका ऑड फ्रीक्वेंसी होगा उसको कोई मिलेगा नहीं कैंसिल करने का. वो बेचारा बच जाएगा. Oh So the point is the answer of this question is if you just do the XOR of this entire array. ठीक है. Huh. The final XOR, the final value of XOR will be the answer. That's it. तो बेसिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना Mm, कितना ईजी है. इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ नहीं करना होगा. इसका जो कोड है वो मैं तुमको बताता हूँ. इसका कोड कुछ नहीं करना होगा. इसमें क्या करेंगे हम. फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस. लेट्स क्रिएट आंसर वेरिएबल विच इज इनिशियलाइज विद oh 0. yeah. वाई 0. क्योंकि 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता है एक्सओर में. इट इज़ ऑलवेज मतलब ये भी किस चीज़ से इनिशियलाइज करना ये भी सोचना पड़ेगा. लेट्स से इफ यू आर फाइंडिंग एंड ऑफ द एंटायर अरे देन यू शुड नॉट इनिशियलाइज विद 0. क्यों. अदरवाइज वो 0 ही रह जाएगा एंड. समझ रहे हो ना मेरी बात. अगर हम एंड फाइंड आउट करते तो हम 0 से इनिशियलाइज नहीं करते. हम एक्सओर कर रहे हैं फाइंड आउट. इसलिए इट इज़ ओके टू इनिशियलाइज द आंसर विद 0. बिकॉज 0 से जब तुम एक्सओर करोगे वैल्यूज का तो 0 से कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो बस फॉर ईच वैल्यू व्हाट यू नीड टू डू इज आंसर इज इक्वल टू आंसर XOR a of I. That's it. And then after doing this return answer. That's it. That's how you solve this problem. अब मुझे ये बताओ what is the time complexity and space complexity of this. O of n is the time What and is the time And complexity? what about space. O of 1. O of 1 because we are just using an extra variable. तो वो तो Oh एक्चुअली में काइंड ऑफ कांस्टेंट स्पेस ही हुआ राइट. एक yeah. एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करके मतलब कर ही सकते हैं तो. So that's the optimal solution that the interviewer was looking for. Yeah. आया बात समझ में. Mm-hmm. Uh-huh. ठीक है. So in these kind of places you can use XOR where you need to eliminate some things है ना. eliminate जो लोग इवन बार आए हैं वो लोग आपस में एक दूसरे को एलिमिनेट कर ही देंगे. और जो ऑड बार आया है वो एक उसका एक जो अकरेंस है वो बच जाएगा. तो that's how we will solve it using XOR. अब इस तरह के हाँ. जो मैंने ये वाला प्रॉब्लम डिस्कस किया ना इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं. तो वो हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में दे दूंगा मैं ताकि तुम लोग खुद से भी थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व कर पाओ. क्या हाँ. मेन मेरा मोटिव इस प्रॉब्लम से तुम्हें बताना ये था कि इंटरव्यू में हम कैसे सोचते हैं. आई मीन सबसे पहले तुमने ये वाला अप्रोच दिया मान लो मैप वाला. तो इंटरव्यूअर विल टेल यू कि नो 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 प्लीज ऑप्टिमाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी.
then you will say okay, I'll use an unordered map, or you will say I'll use another array. ठीक है, another array को भी use कर सकते हैं if the values are if the values जो है ना, मतलब इनका जो actual value है, if they are bounded, मतलब थोड़े कम ही values है तो हम we can create a very large array और उनके indexes पे store कर सकते हैं ना frequency. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2 इंडेक्स है तो 2 कितनी बार आया है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, फिर 3 कितनी बार आया है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. तो वी कैन ऑल्सो यूज अनदर एरे इंस्टेड ऑफ अनऑर्डर्ड मैप. तो वो भी ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है, राइट. तो अनऑर्डर्ड मैप से तुमने बोला कि ठीक है, आई कैन एक्चुअली ऑप्टिमाइज इट टू ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. नाउ द इंटरव्यू विल से ओके, आई एम सेटिस्फाइड विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट कैन यू स्टिल ऑप्टिमाइज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो फिर तुम बोलोगे हाँ हाँ, आई कैन एक्चुअली डू दिस, and using this we will be doing order of n time complexity and order of 1 space complexity. That's the optimal solution that we can have. इससे further optimize कर ही नहीं सकते, ठीक है. Yeah. आया बात समझ में? That's how the things work in interview. Okay. तो अगर इंटरव्यू में इतना इजी प्रॉब्लम दिया भी है ना, तो इंटरव्यूअर का मेन मोटिव यही है कि उसको ये नहीं देखना कि तुम ये वाला सोल्यूशन लिख सकते हो कि नहीं, उसको ये देखना है कैन यू स्टिल ऑप्टिमाइज इट टू दिस सोल्यूशन और नॉट. Correct. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो काफी इजी है ना. अगर एज सच तुम्हें कोई कोडिंग कंपटीशन में क्वेश्चन मिलेगा तो तुम क्या करोगे, तुम एक मैप यूज करके फटाफट इंप्लीमेंट कर दोगे, Yeah. बट Yeah. इंटरव्यूज में तुम्हें ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए कि हाउ टू फर्दर ऑप्टिमाइज इट. Correct. समझ गए? Yes. Mm-hmm. तो ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और पूछते हैं जोर पे. लेट्स से अब तुम्हें याद है क्या वो हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ डिस्कस किया था, सब एरे क्वेरीज करके, याद है? सब एरे Oh, yeah, subarrays of of an array. Yeah, subarrays of an array. Yeah. नो सब एरेज ऑफ एन एरे, तो ठीक है, हमने ऐसा कुछ डिस्कस किया था ना कि लेट्स से वी हैव एन एरे एंड इफ देयर आर मल्टीपल क्वेरीज ऑफ द टाइप l, r, ठीक है, ये क्वेरीज हैं और उन क्वेरीज में लेट्स से दिस इज l, दिस r, तो दिस l to r इज अ सब एरे एंड कैलकुलेट द सम ऑफ दिस सब एरे. ऐसे क्वेरीज हमने सॉल्व किए थे, इफ यू रिमेंबर. We did, yes. Oh, yeah, between the L and R. Yeah, positions are So using which concept we solve the problems? prefix arrays. Good. Prefix arrays. Good. Hmm. Prefix sum actually, है ना, in case of sum. Fix So some. yeah, some Okay. Now the question is, given an array of n numbers, okay, and the same thing, queries something like this, and you have q queries. Yeah. Queries जो है वो l to r है, it actually represents a sub array. You need to tell me what is the ZOR of this entire sub array. समझ गए? Wait. You need to tell me what will be the value of ZOR of this entire sub array. For example, मान लो यहाँ पे a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये a5 है, a6, a7, a8, a9, ठीक है. हाँ. अब let's say l is 4 है ना, let's say l is 4 and r is 7. So we are talking about this sub array 4 to 7. So in this query you should return me what is the value of a4, XOR with a5, XOR with a6, XOR with a7. समझ गए? What is the XOR of this sub array? That's what I'm asking. Oh. ठीक है? Okay. So now please think about this problem for a minute. So obviously brute force approach तो यही है कि for each query we'll run a loop from L to R and we'll compute the XOR. So I'm not interested in the brute force, ठीक है? So basically for each query brute force में कितना टाइम लगेगा? For each query. So O of queries. So O of Q. O of Q? No, for each query I'm asking how much time it will take to solve a particular query in brute force. So the number of queries times. No. I mean for a single query कितना टाइम लगेगा? That's what I'm asking. Number of queries तो आया ही नहीं ना इसमें. Single query को solve करने में brute force में कितना टाइम लगेगा? Oh, you just go through. So O of L R minus. हाँ, मतलब order of n ना. In worst case R order of n. minus R. So order of N. Yeah. That's what I'm asking. कि order Like of how n many लगेगा. elements of N? Yeah. No, so basically I'm not looking for this brute force solution. ठीक है? I want something optimized. अब थोड़ा Okay. सोचो. So I'll be back in 1 minute or 2 minutes. जब तक सोचो how we can actually calculate the XOR of any particular sub array, है ना? Okay. Try to think of using some previous tool
जो तुमको पहले से आते हैं, कुछ टूल्स जो मैंने Oh. ऑलरेडी तुम्हें सिखाए हैं, ट्राई टू यूज Um, देम, ठीक है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। Okay. ठीक है, तो प्लीज थिंक अबाउट दिस फॉर सम मिनट। Wait, I have an idea, I think. Hello. I don't think he's back. Oh, Oh. hello. Uh, hello. I don't think- Mm. Yeah, so any idea? So um, I was thinking that we could like make a like using the prefix logic. Hmm. I was thinking we could make a prefix array which like Hmm. where like we can have like the XOR of like the elements to the left of L, Hmm. Good. like The like same concept, right? A1. मतलब you are saying कि Yeah, prefix like sum you just जैसा. use that same concept. Okay. And tell me why it will work. I mean, why? So you are Like saying that the answer for this will be nothing but prefix of r and prefix. Let's say yeah. we have prefix of l minus one. Then what we need to do between these two? We What do need you to. mean? I mean, what will be the answer in this case? Let's say we have prefix array, prefix or array, है ना? In this case, तो Yeah. answer क्या होगा? How to calculate the answer now with the help of prefix or array? So it would be the prefix array of Hmm. all the XOR elements until R, and then Hmm. all the XOR elements until L array, and then we minus that. Minus, subtract. Yeah, that. Wait, what? And it should be L or L minus 1. No, no, no. I meant R minus L minus 1. Wait. You take the array until R. So that's one thing. That's the first thing.
and then you subtract the array of the XOR array elements until L. देखो सबसे पहले तो ये प्रीफिक्स सम नहीं है। देखो सबसे पहले तो Yes. प्रीफिक्स सम का हमें समझना पड़ेगा। प्रीफिक्स एरेज का कॉन्सेप्ट क्या था? प्रीफिक्स एरेज का कॉन्सेप्ट क्या था ना कि लेट्स से अगर हमें L to R इन्फॉर्मेशन चाहिए है ना, and let's say if we have information till R which is nothing but prefix of R है ना, Yeah. the main point is you need to somehow remove this information which is till n minus L minus 1, isn't it? अगर ये रिमूव कर दिया इस इन्फॉर्मेशन से तो जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? वो सब एरे का ही तो इन्फॉर्मेशन रहेगा ना यार, हाँ. सही है कि नहीं? Yes. राइट। तो इन केस ऑफ सम रिमूवल करने के लिए हम माइनस यूज कर रहे थे, क्योंकि देखो जब प्रीफिक्स ऑफ आर तुमने निकाला तो प्रीफिक्स ऑफ आर क्या था? प्रीफिक्स ऑफ आर था A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल AR, लेट्स से R इज 7, Yeah. ठीक है? तो प्रीफिक्स ऑफ 7 Okay. क्या था? A7 है ना, ये देखो ये हाँ. R है, Mhm. ये L है। और प्रीफिक्स ऑफ L माइनस 1 क्या था? मतलब प्रीफिक्स ऑफ L माइनस 1 इज A1 प्लस A2 A1, A2, प्लस A3। A3, A7 minus Now 1. So to get this information which is A4 to A7 you need to somehow remove this part ना, जो कि ये है देखो। तब इसको yeah, इसमें से रिमूव करने के लिए you were using minus which is actually good, yeah. क्योंकि सम का रिवर्स क्या होता है? माइनस होता है। Huh. That's right. But do you think in case of XOR it will also work? I mean, do you think it if we subtract the values it will work? XOR का opposite subtraction थोड़ी है। तो Yeah, बेसिकली that's the देखो part. That's the part that I wasn't sure about. Like I तो understood. प्रीफिक्स ऑफ 7 क्या हो जाएगा? देखो A1 XOR A2 XOR A3 XOR A4 टिल A7 है ना, Hmm. और प्रीफिक्स ऑफ 3 क्या हो जाएगा? A1 XOR A2 XOR A3। A3. अब बेसिकली तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो ये वैल्यू चाहिए राइट, A4 से A7 तक है ना। Hmm. हाँ. बेसिकली तुम्हें इस पूरे वैल्यू से ये वाला जो वैल्यू है वो जो कि ये चीज़ है वो हटाना है, रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे कर सकते हैं? सोचो थोड़ा सा। Remove. हम्म ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या कि आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दें? कुछ कर सकते हैं ऐसा? We do 0. 0। द आंसर इज ये चीज करो ना सिंपल, कि प्रीफिक्स ऑफ 7 में जोर कर दो प्रीफिक्स ऑफ 3 का। अब तुम जब तुम ये करोगे देखो क्या होगा, ये चीज यहाँ उठ के आ जाएगी विच इज A1 Oh जोर wait. A2 जोर A3 जोर A4 जोर A5 जोर A6 जोर A7, ठीक है ना। और ये चीज यहाँ पे उठ के इसका जोर करोगे तुम A1 जोर A2 जोर A3 के And then साथ, you can cancel it out. या यू कैन कैंसिल इट आउट। तो जोर के केस में इसका अपोजिट भी जोर ही है, समझ रहे हो? सम के हाँ. केस में Yeah, yeah, माइनस था, yeah. जोर के केस में जोर ही है। जब तुम जोर करोगे इस चीज को तो तुम्हें जोर ऑफ सब एरे ही मिल जाएगा। Oh. Correct. So the point is कि the answer for if we have prefix XOR array already available to us, but to answer each query we just need to do this, which is prefix of R XOR with prefix of L minus 1. That's the answer for each query, Oh. which can be done in order of 1, same as prefix sum array concept. Yeah. So in case of XOR you can actually use prefix array. क्यों? क्योंकि you will be able to somehow remove this contribution, समझ गए? Yeah. Because XOR की जो प्रॉपर्टी है वो काम आएगी यहाँ पे, True. Correct. समझ गए? अच्छा अगर तुम्हें याद हो तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रीफिक्स सम, ये प्रीफिक्स एरे के कॉन्सेप्ट से हम मिन मैक्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, अगर तुम्हें याद हो। मिन मैक्स No, ऑफ we सब एरे यू can't. कैन नॉट फाइंड आउट यूजिंग प्रीफिक्स एरे, राइट? Why? Yeah, that's true. वाई? अच्छा अगर वाई भी जानना है तो वो भी देख सकते हैं। देखो मान लो कि तुमने प्रीफिक्स, तुम्हें सब एरे का मैक्स चाहिए, ठीक है? अगर मैक्स के लिए समझ जाओगे तो मिन के लिए भी सेम चीज होगी, ठीक है? Yeah. मान लो तुम्हें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10। मान लो कि तुम्हें इस सब एरे का मैक्स चाहिए था, ठीक है? एंड यू हैव द इंफॉर्मेशन, यू हैव प्रीफिक्स मैक्सेस, ठीक है? यू नो व्हाट इज द मैक्स हियर, ठीक है? एंड यू नो व्हाट इज द मैक्स हियर। मान लो यहाँ पे जो मैक्स है वो है 10, पूरे पूरे प्रीफिक्स का ये जो मैक्स है ना, जो प्रीफिक्स ऑफ 7 है वो है 10। मान लो जो प्रीफिक्स ऑफ 3 या जो भी है 4 है वो भी है 10। अब मुझे बताओ क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे तुम फंस गए, No. क्योंकि
अब Yeah. हमें इस चीज़ का प्रीफिक्स निकाल मतलब इस चीज़ का मैक्स निकालना है ना, इसमें क्या मैक्स है। तो यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है यार कि यहाँ पे 10 आ गया और हर जगह 0 ही आ रहा है, या फिर यहाँ पे 1 2 3 कुछ आया, ठीक है। अगर ये एरे भी रहेगा तो भी इस पूरे प्रीफिक्स का मैक्स क्या होगा, 10 ही रहेगा, है ना। हाँ. और इस पूरे प्रीफिक्स का भी मैक्स 10 ही रहेगा। और आंसर क्या आएगा इस केस में, आंसर आएगा 3। दूसरी पॉसिबिलिटी विद द सेम प्रीफिक्स वैल्यूज कैन बी, यहाँ पे 10 है, मान लो यहाँ पे भी 10 आ रहा है और यहाँ पे रैंडम वैल्यूज आ रहे हैं कुछ भी 0 1 2 3। इस केस में भी प्रीफिक्स मैक्स यहाँ पे 10 रहेगा, यहाँ पे भी 10 रहेगा, एंड द आंसर नाउ हियर इज 10। तो कहने का ये मतलब है देखो कि विद द सेम प्रीफिक्स वैल्यूज है ना, प्रीफिक्स एरे वैल्यूज, यू आर गेटिंग डिफरेंट आंसर्स। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट एक्चुअली टिल कि कौन कौन सा आंसर होगा, राइट, जस्ट विद द हेल्प ऑफ, Yeah. just with the basis of this prefix value. So that's why you cannot apply prefix array concept when finding out sub array max values, sub array min values, ठीक है। हाँ. और मैक्स मिन पे अप्लाई नहीं होता, मतलब मैक्स मिन से सॉल्व नहीं कर सकते, प्रीफिक्स एरे से सॉल्व नहीं कर सकते मैक्स मिन सब एरे क्वेरीज, समझ गए क्यों नहीं सॉल्व कर सकते। Yeah. तो तुम्हें पता है कि प्लस अगर प्रीफिक्स सम चाहिए तो हाँ सॉल्व कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। सिमिलरली हम्म. जोर चाहिए तो कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि क्या, अब सोच के बताना अच्छे से, ठीक है, थोड़ा टाइम लेके बताना। क्या अगर मुझे सब एरे का एंड चाहिए या फिर सब एरे का और चाहिए, कैन वी यूज प्रीफिक्स एरे कॉन्सेप्ट, सोच के बताओ, आराम से टाइम लेके बताओ, सोच के। To ठीक है, find what? The and of the array? एंड ऑफ द सब एरे, अभी तुमने एंड ऑफ सॉरी अभी तुमने जोर ऑफ सब एरे निकाला था ना। हाँ. तो मान लो सेम क्वेश्चन में जोर की जगह मैं एंड बोल दूं कि यार मुझे एंड ऑफ सब एरे निकाल के दो, तो कैन वी नाउ यूज द प्रीफिक्स एरे कॉन्सेप्ट, मतलब क्या Okay. तुम प्रीफिक्स एंड और प्रीफिक्स एंड एरे से कुछ बता सकते हो क्या कि क्या एंड होगा, थोड़ा सोच के बताओ आराम से, 2 3 मिनट लो इस पे। जैसे हमने ये Okay. क्वेश्चन किया था ना यहाँ पे, ये वाला, given an array of numbers, I'll be giving you queries which is L to R, you need to tell me what is the XOR of subarray। अब मैं पूछ रहा हूँ कि XOR की जगह अगर मैं तुमसे पूछूं what is the AND of subarray, can you still give me AND with the help of prefix array concept? That's what I'm asking, कि क्या हम Oh. AND भी सब एरे का निकाल सकते हैं क्या विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स एरे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सोच के बताना, मतलब आई विल बी बैक आफ्टर 2 3 मिनट। और मुझे बताना कि एंड के लिए कर सकते हैं कि नहीं, और एंड के लिए जब पता लगा लो तो और के लिए भी बताना क्या और के लिए कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। सोचो इसको थोड़ा आराम से, Okay. क्या हम प्रीफिक्स एरे कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं क्या? यू कैन यूज कॉपी पेन और उस पर सोचो कि लेट्स से अगर प्रीफिक्स ऑफ आर जो है, अगर इफ वी टॉक अबाउट एंड, लेट्स से इफ इट इज दिस वैल्यू और प्रीफिक्स ऑफ L-1 ये है, तो कैन वी हैव मल्टीपल आंसर्स उस केस में, मतलब सोचो क्या हो सकता है। हम्म.